बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपके इल्म में है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI SPR और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने, उसने बड़ी हद तक एक्सप्लेन किया है कि इंडिया के इरादे क्या हैं, पाकिस्तान का मतम नज़र क्या है, पाकिस्तान क्या करने का जवाबी तौर पर इरादा रखता है, अज़म रखता है और सलाहियत रखता है। साथ में इमरान खान का गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट आया था और फिर एक और ट्वीट आया जिसने मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील किया है। इसने जो इरताश बर्पा किया है और फिर जो करंट सिनेरियो है, डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उन पर आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे नरेंद्र मोदी के हवाले से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो मैसेजिंग है वो बड़ी ही हैरान कुन है, परेशान कुन है और ख़तरनाक है। उन्होंने सैफ़रॉन कलर यानी ज़ाफ़रानी कलर के कपड़े पहनकर मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। हो सकता है कि किसी के लिए ये काम सी बात हो, लेकिन मैं क्योंकि इन चीज़ों का ज़रा बारीक बीनी से जायज़ा लेता हूँ, इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मेरे ख़्याल में इसकी सिग्निफ़िकेंस है और ये रंग क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ख़तरनाक क्यों है। 7 लोक कल्याण मार्ग यानी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, नरेंद्र मोदी की, वहाँ पर एक मुलाकात हुई है। वो पुरस्कार मुलाकात है, वो बड़ी रेयर और सिग्निफिकेंट मुलाकात है। एक साइज़मिक शिफ्ट है इंडिया की पॉलिसी में कि वहाँ पर RSS के चीफ मोहन भगवत को बुलाया जाता है और RSS वही जिसका अखंड भारत का नारा है। नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस पर बुलाकर मुलाकात करे। और मुलाकात किस वक्त में हो रही है, किस मुलाकात के बाद हो रही है, फिर जो उससे आने वाली तफसीलात हैं, वो बड़ी हैरान कुन है और बड़ी परेशान कुन भी है कि इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस किस्म के जंगी अज़ाइम रखते हुए क्या इरादा रखते हैं। अच्छा, अब ये कहने को ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल बात होगी कि नरेंद्र मोदी ने क्या पहना हुआ था, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं या आप थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जो है, वो दुनिया के द मोस्ट कलरफुल प्राइम मिनिस्टर, कलरफुल इन अ सेंस कि आपने दुनिया भर में हुक्मरानों को देखा होगा, काले रंग का कपड़ा यानी कि सूट उन्होंने पहना होता है, नेवी ब्लू होता है, ग्रे होता है। ज़्यादातर इन 3 कलर्स के कपड़ों में मलबूस नज़र आते हैं दुनिया भर के हुक्मरान। लेकिन मोदी के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि नरेंद्र मोदी का जो भी डिज़ाइनर है, और अच्छा, डिज़ाइनर के बारे में भी नहीं मालूम, अंदाज़े हैं। ये मालूम है कि जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो नरेंद्र मोदी अपने कपड़े कहाँ से सिलवाता था, कौन उसके लिए डिज़ाइन करता था। लेकिन एक बात बहुत रिपोर्ट भी हुई है, इसके ऊपर बात भी हुई है कि नरेंद्र मोदी वक्त की मुनासबत से, इवेंट के एतबार से और सूरत हाल को सामने और मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करता है और उसके डिज़ाइनर डिसाइड करते हैं कि आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी किस कलर के, किस किस्म के कपड़े पहनकर बैठेगा। यानी अगर आप उनके जो नेशनल डे इवेंट्स हैं वहाँ पर देखें तो वो फिर एक पगड़ी पहनता है जिसमें ट्राई कलर झलकते हैं। जो इंडियन फ्लैग है, तिरंगा है, उसके तमाम कलर्स रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। चूड़ीदार पजामा पहना होता है, उसके ऊपर कुर्ता पहना होता है। जिस किस्म के खद्दर है, फिर उसके बाद दीगर कपड़े हैं, वो सिल्क का इस्तेमाल भी करता है अपने कपड़ों में और फिर वो कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बैसाखी का मौका है, दिवाली का मौका है, किस किस्म का कोई त्यौहार है, इंडियन नेशनल डे है, रिपब्लिक डे है, उसके एतबार से रंगों की जो है वो रंगों को चूज़ किया जाता है। अब नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की, जिसके बाद ये खबर उड़ी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर ली गई है और एक रेड अलर्ट पाकिस्तान में जारी हुआ, हाईएस्ट लेवल के ऊपर चला गया और ये कहा गया कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का इरादा रखता है। उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी जो रंग पहनकर, जो वेस्ट कोट पहनकर बैठा हुआ है, वो ज़ाफ़रानी रंग है और जब आप इंडियन फ्लैग को देखते हैं, जो उसकी जो टॉप बैंड है, वो ज़ाफ़रानी रंग की है। अब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाफ़रानी रंग जो है वो इंडियन फ्लैग में रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है। वो बहादुरी को करता है, वो मजबूती यानी स्ट्रेंथ को करता है रिप्रेजेंट, साथ में वो सेक्रीफाइस को करता है। लेकिन फिर जब आप इसको दोबारा से गौर से देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ यही रंग है जिसका झंडा RSS का झंडा है। RSS वो तंजीम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और संघ परिवार, जो अखंड भारत और के भारत जो है वो सिर्फ
जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का देश है, यहाँ पर किसी और कौमियत को रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहना है तो आपका हिंदू होना ज़रूरी है। और फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये हमने ख़ास तौर पर नोट किया साल 2002 और उसके बाद 2020 में जो पोग्राम हुए। अब एक रशियन टर्म है जो यूज़ होती है कि जहाँ पर रियासत और रियासती इदारे बैकफुट पर चले जाते हैं और एक मखसूस एथनिक ग्रुप को खुली इजाज़त दे दी जाती है कि जितनी लूट मार करनी है, जितना कत्लेआम करना है, जो दंगा फसाद करना है, मॉब को इजाज़त दे दी जाती है। यही सब कुछ हुआ 2002 में। फिर हमने देखा 2020 में कि आरएसएस के गुंडों ने जब मुसलमानों की रिहाइश गाहों पर हमला किया, मसाजिद के ऊपर, दरबारों पर हमले किए, उनके ऊपर कब्ज़ा किया, उनको शहीद किया, जलाया गया, नज़र आतिश किया गया और मस्जिदों के मीनारों के ऊपर सैफ़रॉन कलर का, इसी रंग का झंडा जो है वो लगाया गया। तो ये सारी सिग्निफिकेंस मैं क्यों इसका सियाको सबाक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मोहन भगवत है, अगर आप इसको फॉलो करें और राजनाथ सिंह और इवन फॉर दैट मैटर नरेंद्र मोदी की पूरी काबीना, वो उस आइडियोलॉजी के बिलीवर हैं कि जहाँ पर उनके जहनों में अकलियतों के लिए गुंजाइश नहीं है। ये एक डिफरेंट किस्म का इंडिया है। 12 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट पर एक तकरीर की थी राजनाथ सिंह ने और मोहन भगवत ने, और वो तकरीर क्या थी? वो तकरीर ये थी कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, यानी एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी और अब वक्त आ गया कि इसको अनडू किया जाए। साथ में इनके बयानात और इनकी तकारीर, ख़ासतौर पर इसकी मोहन भगवत की, वो क्या नज़र आती हैं आपको? वो ये कहता है कि, और राजनाथ सिंह, कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उसको हड़पना है, वक्त आ गया है कि हम मूव इन करें और हम इसको भी ले लें। फिर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वो यही अज़ाइम रखते हैं। और 1962 की 1994 की जो इंडियन पार्लियामेंट की करारदादें हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक्साइचिन भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, आज़ाद कश्मीर भी हमारा है और हमने इसको हासिल करना है। तो क्या वाकई मूवमेंट या चीज़ें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जिस पर ये सब कुछ अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन मीडिया ने, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे रिपोर्ट किया, फिर ज़रा हम इसकी तफसील में जाएंगे। और जो आरएसएस के तर्जुमान हैं, कुछ उनके माउथ पीसेस हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मोहन भगवत की इस मुलाकात के बारे में क्या बताया, क्योंकि जहन में रखें कि पाकिस्तान के हवाले से अगर जंग छिड़ जाती है खुदा न खास्ता और मामलात उस तरफ मूव करते हैं, तो एक ज़रूर इनके जहन में होगा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि इस वक्त एक बहुत ही नफ़रत का माहौल इंडिया में बना हुआ है मुसलमानों के हवाले से। खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स तूल अर्ज़ में इंडिया के जहाँ पर पढ़ रहे थे, उनको धकेला गया है, उनको निकाला गया है, उनको कहा गया है कि तुम वापस जाओ कश्मीर। फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत आमेज़ वाक़यात हैं वो शुरू हो गए हैं। जब कोरोना आया था, आपको याद होगा कि यही आरएसएस थी, इसने कहा था कि मुसलमानों से ख़रीदारी बंद कर दें, क्योंकि ये उसके ऊपर थूकते हैं, उस पर सांस लेते हैं, जो चीज़ें हैं, और उनके साथ ये कोरोना के जर्म्स जो हैं वो हिंदुओं में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ थी। अभी भी मुसलमानों का बायकॉट करने, मुसलमानों से ख़रीदारी ना करने की कैंपेन ये आरएसएस चला रही है। नरेंद्र मोदी जिस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं, उससे ज़ाहिर है कि 2-3 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि ये मोहन भगवत, और फिर मैं साथ में आपको बताऊँगा कि इंडियन आर्मी के हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मोहन भगवत जो है वो दंगा अगर कंट्रोल करना है, दंगे को रीशेप करना है, दंगा रोकना है, दंगे को बढ़ाना है, रॉयट्स को कत्ले-आम में, कत्लो-गारत में तब्दील करना है या उससे रोकना है, तो उसके लिए आरएसएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आरएसएस के चीफ को बुलाकर मिलना एंड उस मीटिंग के बाद जहां पर नरेंद्र मोदी फ्री हैंड दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि वो डिज़ाइन करें, वो डिसाइड करें कि उन्होंने कहां पर पाकिस्तान पे किस तरीके से हमला करना है और क्या करना है। इस खबर के आने के बाद उस शख्स से मिलना जो पूरे इंडिया में दंगे करवाने की सलाहियत रखता हो, उनको बढ़ाने की सलाहियत रखता हो, तो उसमें दो कंसिडरेशंस हो सकती हैं। एक कंसिडरेशन तो ये हो सकती है कि मोहन भगवत को बुलाया गया हो और बात ये हुई हो कि जब ये होगा तो या तो आप शांत रहें, हम नहीं चाहते कि पूरे इंडिया में इसका दायरा फैल जाए। या ये भी हो सकता है कि उधर से हमारी लड़ाई शुरू होगी, यहाँ से अगर कुछ होने की तरफ बढ़ता है मामला, कहीं पर मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान फसादात फूट पड़ते हैं, तो फिर आपने उनके साथ क्या सलूक करना है। ये मीटिंग हुई भी उस वक्त के बाद है कि जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक तकरीर की इसी मोहन भगवत ने, और इसने कहा कि बादशाह ने नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी का। और ये जहन में रखिएगा कि नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत
आरएसएस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, और बहुत अच्छी दोस्ती है नरेंद्र मोदी की और मोहन भगवत की। सबको मालूम है कि उनके ताल्लुकात कैसे हैं। आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया था नरेंद्र मोदी ने, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। अपने इलेक्शन जीतने के लिए वो उन पर किस तरीके से रिलाई करता है सबको मालूम है, उनकी फ़ोर्स को कैसे इस्तेमाल करता है सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी का उसको बुलाना, उसके साथ मुलाकात करना एक ऐसे वक्त में, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस मौजूद है। जो इसको रिपोर्ट किया गया, मैं पहले आपके सामने रिपोर्ट रखता हूँ कि इवन इंडियन मीडिया बहुत हैरान है इस बात पर, शशदर है कि ये क्या हुआ। अब मेरे सामने ये द हिंदू की रिपोर्ट मौजूद है। आरएसएस चीफ मोहन भगवत मीट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द वेक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। अच्छा, मैं वो दरमियान में बात करता हुआ मेरे जहन से निकल गया। ये मुलाकात उस खिताब के बाद हो रही है कि जिसमें मोहन भगवत ने कहा कि बादशाह का काम जनता की रक्षा करना है, और इस इंसिडेंट के सिनेरियो में उसने नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी को कहा कि किधर है बादशाह और वो अवाम की रक्षा क्यों नहीं कर रहा, और जहाँ से ये हमला हो रहा है वहाँ पर हमला क्यों नहीं कर रहा। लगभग लुब्बे लुबाब ये था उसकी बात का। तो ये मीटिंग की सिग्निफिकेंस आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब द हिंदू जो है वो इसको रिपोर्ट करता है कि इन अ सिग्निफिकेंट एंड रेयर डेवलपमेंट, कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और ऐसी डेवलपमेंट जो बहुत ही अनोखी है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भगवत ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। उसकी ऑफिशियल जो उसकी सरकारी रिहाइशगाह है 7 लोक कल्याण मार्ग इन द नेशनल कैपिटल, और मीटिंग जो है द हिंदू लिखता है कि हो रही है बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद, जब एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम कश्मीर उसके हवाले से, जिसमें 26 लोग जान की बाजी हार गए। उसके बाद आगे जो है वो इसमें ये लिखते हैं कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है बहुत सारे लोगों के लिए। अब मेरे सामने जो है वो त्रिपुर.live वेबसाइट मौजूद है। वो कहती है कि इन अ डेवलपमेंट दैट सिग्नल्स अ पोटेंशियली साइज्मिक शिफ्ट इन इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भगवत met प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी at his official residence. The meeting followed an emergency security review chaired by the Prime Minister in response to the Pahalgam terror attack that claimed 26 civilian lives. The back-to-back meetings जो एक के बाद दूसरी होती है, वो उनकी एक स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है, और वो होती हैं कि जिस वक्त एक आउटरीच है 22 अप्रैल के बाद इंडिया में कि हमला किया जाए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा ऑपरेटिव्स के ऊपर। भगवत जो है उसने इससे पहले पब्लिकली ये कहा था कि द पेन इज़ इन आवर हार्ट्स, कि इस वक्त हमारे दिलों में दर्द है। वी आर एंग्री, हम गुस्से में हैं, और द ड्यूटी ऑफ द किंग इज़ टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टीच हुलिगन्स अ लेसन। फिर इसमें तफसील आती है कि आगे किस किस्म की क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म की बात की जाती है, और फिर जो लोग आरएसएस से रिलेटेड हैं वो इसके ऊपर ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी बताते हैं कि इंडिया जो है उसमें ये मुलाकात एक तो रेयर भी है, इन एडवांस इसके लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि पहले से ये तय था कि ये मुलाकात होनी है इस मुलाकात के फ़ौरन बाद। और फिर इस मुलाकात की तफसील में वो ये बताते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी ने आरएसएस चीफ मोहन भगवत को और अमित शाह उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने इन कॉन्फिडेंस में लिया है मोहन भगवत को कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अब इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं उनको जहन में रखिए, इनकी तकारीर को जहन में रखिए, और फिर आप जब इसकी मज़ीद तफसील पढ़ते हैं इसी शख्स की, मोहन भगवत की, एक बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है कि वी कैन प्रिपेयर एन आर्मी विद इन 3 days, सेज आरएसएस चीफ मोहन भगवत। कि इसने दावा किया था कि आरएसएस के पास ये सलाहियत है कि इंडियन आर्मी के मुकाबले की एक आर्मी हम 3 दिन के अंदर बना सकते हैं। और इसने उसकी पूरी तफसील बताई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी उसमें ये एबिलिटी मौजूद है, उसमें ये सलाहियत मौजूद है, और हमारे इतने ट्रेंड वर्कर्स मौजूद हैं कि जो एक आर्मी बना सकते हैं जो इंडिया का दिफा भी कर सकती है और इंडिया के दुश्मन के साथ लड़ भी सकती है। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आई तो हम 3 दिन में ये काम करने की सलाहियत रखते हैं। वो मुजफ्फरपुर में अपने एक विज़िट के दौरान खिताब कर रहे थे, और एग्जैक्ट उनका कोट ये है कि संघ विल प्रिपेयर मिलिट्री पर्सोनल विद इन 3 days विच द आर्मी वुड डू इन 6 to 7 months, के जो काम करने में
इंडियन आर्मी को खुद 6 से 7 महीने लगेंगे, वो काम हम 3 दिन में कर सकते हैं। दिस इज़ आवर कैपेबिलिटी, ये है हमारी सलाहियत। स्वयं सेवक विल बी रेडी टू टेक ऑन द फ्रंट इफ द कंट्री फेसेस सच अ सिचुएशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स टू डू सो, कि अगर हमें आइन और हुकूमत हमसे बात करे, हमें इसकी इजाज़त दे, तो हम ये करने की सलाहियत रखते हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी और सोच तो ये, लेकिन जाहिर है कि ये एक मफरूज़ा है कि इंडिया वाकई 1994-1962 की करारदाद पर अमल दरामद करने के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश होगी तो जाहिर है कि फिर ये मामला कन्वेंशनल डोमेन में नहीं रहेगा। जहाँ पर पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी, जहाँ पर पाकिस्तान के वजूद की बात आएगी, तो फिर मामला न्यूक्लियर डोमेन में चुटकियाँ बजाते हुए जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर इंडिया अपने इस डिज़ाइन के मुताबिक ये कोशिश करता है कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मूव करने का सोच रहा है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट कि जहाँ पर वेयर चाइना कम्स इन। ये वो मौका होगा कि अगर इस किस्म की छेड़छाड़ करने की तरफ सोचता है, तो आई हैव दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, या मेरी आप यूँ समझें कि मेरा एनालिसिस ये है कि फिर उस सूरत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेटल करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए, लद्दाख लेने के लिए चीन जो है वो मैदान में कूद पड़ेगा। क्या चीन को अट्रैक्ट करना ही इस वक्त एक लार्जर डिज़ाइन है इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट के जो रूस जो इस वक्त चीन और अमेरिका की जंग है, उसमें ज़ाहिर है कि एक पिट्ठू के तौर पर इंडिया काम कर रहा है। इज़ इट अ बेट? ये जो इस वक्त एस्केलेशन की गई है, क्या ये एक बेट है कि जिसमें चाइना को इन्वॉल्व करना हो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में, और उस कॉन्फ्लिक्ट को के लिए फ्यूल और ईंधन जो है वो अमेरिका की तरफ से फराहम किया जाए, और एक ऐसी इंगेजमेंट करवाई जाए कि जिससे चीन का तमाम तर फोकस इस वक्त अमेरिका के साथ जो तजारती जंग है उससे हटकर कहीं और हो जाए। ये सारी थियरीज़ हैं विच आर ऑन टेबल। बट जब नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात, जिसमें वो अपने तमाम फोर्सेस को, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ मौजूद हैं, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, जिसमें जो अजीत डोवल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमित शाह वज़ीर दाखिला, ये सारे मौजूद हैं। उनके साथ मुलाकात के दौरान जब वो बात करता है तो फिर हम देखते हैं कि जो इंडियन जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको समझने वाले बहुत सारे लोग उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कुछ लोग तो हैं जो ये कह रहे हैं कि क्रश करने का मंसूबा बना लिया इंडिया ने। फिर उसमें प्रवीण स्वाने जैसी आवाज़ें भी हैं। उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की सदारत करते हुए, चेयर करते हुए डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, सीडीएस एंड चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, उनको दिया है फुल ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड हाउ, व्हेन एंड वेयर टू रिस्पॉन्ड टू पहलगाम टेररिस्ट अटैक, कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे दिया, काख्त ब्लॉश, एक ब्लैंक चेक दिया है नरेंद्र मोदी ने कि जाओ जो करना है, अब तुम्हें इजाज़त है मेरी तरफ से। उसके ऊपर इनका तज्जिया ये है, जब दूसरे तज्जिए मैंने आपको बता दिया कि जो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बस अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है, जबकि प्रवीण स्वानी जो हैं वो बड़े सीनियर एक वेटरन हैं, इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और अब लिखने पढ़ने से उनका ताल्लुक़ है, फोर्स मैगज़ीन के एडिटर भी हैं, बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। वो ये कहते हैं कि कि मेरा इससे जो मैंने अखज़ किया है, व्हाट डज़ द डायरेक्टिव मीन, नंबर 1 दैट एनी मेजर एक्शन विच कुड रिजल्ट इन हॉट वॉर हैज़ बीन रूल्ड आउट, कि ऐसा कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि जिससे एक पूरी गर्म जंग जो है वो फुल ब्लोन वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान छिड़ जाए, वो अब रूल आउट हो चुकी है। इफ़ इंडीड देयर वाज सच एन ऑप्शन, कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो ये स्टेटमेंट ना दी जाती कि हमने आपको इख्तियार दे दिया है, बल्कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी होती और राजदारी से काम लिया जा रहा होता। फिर दूसरा ही अपना टेक अवे लिखते हैं कि अब जो बर्डन है एक्शन लेने का वो तीनों सर्विसेज चीफ्स के ऊपर आ चुका है। थर्ड, जो 3 सर्विसेज चीफ हैं वो टेक्टिकल ऑप्शंस को पर गौर ख्वाज करेंगे, और फिर ये कहते हैं कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसके पास कोई टेक्टिकल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है और वो अब बहुत अरसे तक हाई अलर्ट पर ही रहेगी। चौथा, वो कहते हैं कि जो इंडियन नेवी है उसके पास भी कोई टेक्टिकल ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो कुछ एग्रेसिव किस्म की पेट्रोलिंग तो करेंगे, अपने पानियों में, पाकिस्तान के पानियों के करीब तो आएंगे, लेकिन वो उसमें दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेंगे। फिर ये आगे कहते हैं कि जो वाहिद टेक्निकल ऑप्शन है वो इंडियन आर्मी के पास है, इंडियन सेना के पास है, और वो ये है कि एक हॉट वॉर में तब्दील किए बगैर लाइन ऑफ कंट्रोल पर रेड्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी फायर करते रहें तो वो तो जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी होगा।
मीनवाइल वो कहते हैं कि इस दौरान जो वॉर मॉन्गरिंग है वो टीवी स्टूडियोज़ में चलती रहेगी। लोगों को बताया जाता रहेगा कि पाकिस्तान को कैसे अनाहिलेट करना है, कैसे तबाह बर्बाद करना है और कर दिया जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा कि लोग अपनी जो अटेंशन है इसमें वो खो देंगे, वॉर मॉन्गरिंग की टीआरपीज़ कम हो जाएंगी और फिर कोई एक और बड़ा वाक़या होगा कि जिसमें लोग फिर दूसरी तरफ ख़बरों में मशगूल हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। अलबत्ता ये जो कलर है, इस कलर के हवाले से जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो मैसेजिंग इंडिया की तरफ से हो रही है, वो बहरहाल बहुत डेंजरस है और किसी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। साथ में मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात भी रखूँगा आने वाली वीडियोज़ में कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी, लोग इसको शायद अभी समझ नहीं पा रहे, इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे। उसको इन अबेंस डालने के बाद इंडिया क्या कर चुका है और पाकिस्तान के क्या ऑप्शंस हैं, इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।